Greetings everyone. Today we will discuss about the NCERT question answer of chapter 3, that is the reproductive health. According to the new syllabus, this is our chapter number 3rd. ये हमारा chapter number 3rd है बेटा. That is the reproductive health. आज इसके NCERT question answer discuss करेंगे. We have completed with the chapter with the theory part. Now come to the question portion. The first question is, what do you think is the significance of reproductive health in a society? किसी सोसाइटी के अंदर जो reproductive health है उसका क्या significance है? तो देखो, reproductive health is a total well-being in all aspect of reproduction. Reproductive health का मतलब है reproduction के सारे aspect में अच्छा होना. इसके अंदर आता है physical, emotional, behavioral and social well-being. Sexually transmitted diseases such as AIDS, gonorrhea, etc. are transferred from one individual to another through sexual contact. It can also lead to unwanted pregnancies. Hence, it is necessary to create awareness among people, especially the youth, regarding various reproduction-related aspects, as the young individuals are the future of the country and they are the most susceptible of acquiring sexually transmitted disease. कह रहे हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब होता है ये नहीं है कि सिर्फ उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो या फंक्शन अच्छा हो. रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ब्रॉड टर्म है जिसमें जो पर्सन ऑफ फिजिकली अच्छा होना चाहिए, इमोशनली अच्छा होना चाहिए, बिहेवियरली अच्छा होना चाहिए, सोशल वेलबींग होना चाहिए. बहुत सारी बीमारियां हो जाती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में फैलती है थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट. ठीक है, इससे क्या हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं. तो इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है, स्पेशली यूथ को अवेयर करना है जिसकी रिप्रोडक्टिव एज है. ठीक है, 15 से 24 स्पेशली. ठीक है, क्योंकि वो हमारा क्या है, कंट्री का फ्यूचर है. यूथ हमारा कंट्री का फ्यूचर है. हम ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एसटीडीज के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए. सो क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल मेथड, sexually transmitted disease and their preventive measures and gender equality will help in bringing up a socially conscious healthy family. कैसे हेल्दी फैमिली बना सकते हैं? अवेयरनेस फैला के. किसके बारे में? कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, उनको बता के कि कैसे एसटीडीज फैलती है और कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है. जेंडर इक्वालिटी के बारे में अवेयर करके कि मेल और फीमेल दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए. तो इसे हम एक हेल्दी फैमिली बना सकते हैं. स्प्रेडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल इविल्स अमंग यंग इंडिविजुअल विल हेल्प इन बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. अगर हम अपनी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो बिना कंट्रोल हुए मैनर में जो बढ़ रही है ना, उसके लिए अवेयरनेस फैलानी है. यंग इंडिविजुअल में सोशल जो इविल फैल रही है कि नहीं ये काम मेल करेगा, ये काम फीमेल करेगी. ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस देके हम लोगों को क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्डअप कर सकते हैं. क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सजेस्ट द एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ व्हिच नीड टू बी गिवन स्पेशल अटेंशन इन द प्रेजेंट सिनेरियो. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के वो एस्पेक्ट्स बताओ जो आज के सिनेरियो के लिए बहुत जरूरी है. तो आंसर क्या है? Reproductive health is the total well-being in all aspects of the reproduction. The aspects which have to be given special attention in the present scenario are, first है counseling and creating awareness among people, especially the youth, about various aspects of reproductive health such as STDs, available contraceptive methods, case of pregnant mothers and adolescents. तो हमें अवेयर करना है, लोगों को काउंसिल करना है. किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एसटीडी के बारे में, कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं जो अनकंट्रोल मैनर से ग्रो कर रही है. एक प्रेग्नेंट मदर के साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको डिस्कस करके उनकी जो कंडीशन है उनको समझा सकते हैं ताकि उनकी अच्छे से उनको फैसिलिटी मिल सके, उनको केयर मिल सके. एडोलसेंस की जो पीरियड होता है, एक स्टेज होती है, उसके बारे में बच्चों को समझा सके कि इस दौरान क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगे, क्या क्या हार्मोनल चेंजेस आएंगे, क्या क्या आपके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे. तो इसके लिए लोगों को अवेयर करना और उनको काउंसिल करना.
सेकंड क्या है? प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटी सच एज मेडिकल असिस्टेंट टू पीपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एसटीडीज, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा फॉर बिल्डिंग आ रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। अब लोगों को हम क्या है? सपोर्ट देंगे, फैसिलिटी देंगे। कब? अगर किसी पर्सन को एसटीडी है तो उसको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, तभी वो क्योर कर पाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान जो है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तभी वो एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाएगी। कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हम यूज करेंगे तो हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है। इनफर्टिलिटी अगर है तो उनको फर्टाइल यानी कि उनके बच्चे कैसे हो, तो उसके लिए भी तो हमें उसको सपोर्ट और फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी क्या है बेटा एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन सकती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स? व्हाई? ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेटा कि क्या स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली ये देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो टीनेज में बच्चे होते हैं, जो एडोलसेंस के बच्चे होते हैं, उनमें जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ग्रो करना शुरू कर देता है, फंक्शन करना शुरू कर देता है बेटा। तब उनको ये समझ नहीं आता कि ये बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। कई बार तो बच्चा डर जाता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरे जो जेनिटल ऑर्गन है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्यों मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो इस स्टेज के बारे में उनको अवेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसे वो बोलते सेक्स एजुकेशन, और राइट टाइम पे ये देनी चाहिए। ये एजुकेशन देने से हम अपने कंट्री के बच्चों को बहुत सारे क्राइम से बचा सकते हैं। क्लियर है? सो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इज नेसेसरी। इट वुड प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू यंग इंडिविजुअल्स एट राइट टाइम about various aspects of reproductive health such as reproductive organ, puberty वो एज है जब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं, एंड adolescence related changes, safe sexual practices, STDs etc. सेक्स एजुकेशन देने के बाद वो अवेयर हो जाएंगे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, उनके अंदर आने वाले चेंजेस के बारे में। उनको पता चल जाएगा प्यूबर्टी स्टेज क्या होती है, उसमें क्या होता है। जब एडोलसेंट की स्टेज में आएंगे तो उनके अंदर क्या क्या चेंज होंगे। अगर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं तो कैसे हाइजीनिक कंडीशन और सेफली वो चीज करनी है या फिर उसमें इन्वॉल्व होना है। और अगर उनको पता होगा कि अनहाइजीनिक और अनसेफली अगर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे तो एसटीडीज भी हो सकती है जो कि जानलेवा हो सकती है। अगर इनके बारे में बच्चों को अवेयर किया जाए तो जब वो इन प्रोसेसेस से गो थ्रू होंगे तो उनको पहले से ही काफी नॉलेज होगी, ठीक है ना, जिससे वो बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, बड़े बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होने से बच सकते हैं। ठीक है, उनका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, क्योंकि कई बार मेंटली बच्चा डिप्रेस हो जाता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, द यंग इंडिविजुअल और द एडोलसेंट्स आर मोर ससेप्टेबल इन एक्वायरिंग वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो यंग इंडिविजुअल है, जो एडोलसेंस की स्टेज पे हैं, वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको ऐसे एसटीडीज हो जाएंगी, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं होती इसके बारे में। अगर टाइमली उनको अवेयर कर दिया जाएगा तो ये चीजें नहीं होंगी। Hence, providing information to them at the right time would help them to lead a productively healthy life and also protect them from the myths and misconceptions about various sex-related issues. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर उनको ठीक समय पर दे दी जाए तो उनकी जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ होगी और ये जो मिथ है, मिसकंसेप्शन है सेक्स रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड, वो भी दूर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. डू यू थिंक दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज इंप्रूव्ड इन द पास्ट 50 years? इफ यस, मेंशन सम सच एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पिछले 50 साल से और अब तक क्या हमारी कंट्री की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कुछ ठीक हुई, इंप्रूव हुई है? अगर हुई है तो कौन कौन से एरिया है इंप्रूवमेंट के? सो आंसर नंबर 4, यस, द रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैज ट्रेमेंडसली, मतलब एक बहुत स्पीड से इंप्रूव हुई है इन द लास्ट 50 years एंड द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आर एज फॉलो. द फर्स्ट वन इज मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम.
which has lead to a decrease in infant mortality rate. Infant मतलब बच्चा, infant मतलब बच्चा, अभी अभी उसका बर्थ हुआ है, कुछ महीने का है, 1 साल का है, वो इन्फेंट होता है। आपको पता है ना, बच्चों को 3 महीने में, 6 महीने में, साल के गैप में वैक्सीन लगती हैं। उन्हीं प्रोग्राम्स को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। उनको इम्यूनिटी दी जाती है एक पर्टिकुलर बीमारी से, ताकि वो बीमारी आगे जाके ना हो जाए उसको। तो इससे क्या हुआ है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हुआ है, उनकी मृत्यु दर क्या हुई, कम हुई। इसका मतलब प्रोडक्टिव हेल्थ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है हमारी कंट्री की। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट विच हैज बीन डिक्रीज ड्रास्टिकली ड्यू टू बेटर पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर होता है बेटा डिलीवरी के बाद मदर के और बच्चे की दोनों की जो केयर है वो अच्छी हुई है, जिसके कारण मदर की मृत्यु दर और इन्फेंट की मृत्यु दर दोनों ही क्या हुई है, कम हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज फैमिली प्लानिंग विच हैज मोटिवेटेड पीपल टू हैव स्मॉलर फैमिलीज। फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग अगर हम जो लोगों को अवेयर करेंगे तो क्या है, मोटिवेट होंगे स्मॉलर फैमिली के लिए, जिससे कि जो पॉपुलेशन रेट जो है वो कम होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेक्स्ट पॉइंट इज use of contraceptive which has resulted in a decrease in the rate of sexually transmitted disease and unwanted pregnancy। अगर उनको नॉलेज है, अब लोगों को अवेयर किया गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से रिलेटेड, जिससे कि उनको एसटीडीज का रेट जो वो कम हुआ है, अनवांटेड प्रेगनेंसी भी कम हुई है। तो ये सारे एरिया इंप्रूवमेंट के, जिससे हम कह सकते हैं पिछले 50 साल में हमारी कंट्री ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या किया है, इंप्रूव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि पॉपुलेशन एकदम से कैसे एक्सप्लोड हो गई, कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसके क्या रीजन है। So the human population is increasing day by day, leading to population explosion. It is because of the following two major reason. एक तो डेथ रेट कम हो गया है, दूसरा बर्थ रेट बढ़ गया है, और उनका जो लाइफ है वो भी बढ़ गई है, लॉन्गेविटी, ज्यादा लंबे टाइम तक वो सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं। डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट बढ़ गया, बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है, लोग मर नहीं रहे हैं, पैदा ज्यादा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। The death rate has decreased in past 50 years, अभी हमने डिस्कस किया। The factor leading to decreasing death rate and increasing birth rate are control of disease, हमने डिजीज को कंट्रोल किया, हमने लोगों को अवेयर किया, एजुकेशन दी उनको अच्छे से, सेक्स एजुकेशन दी, मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव किया, इमरजेंसी सिचुएशन में उनको फूड भी प्रोवाइड किया। इससे क्या हुई, बर्थ रेट बढ़ गया और डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई। इससे क्या हुई, ऑल दिस हैज आल्सो रिजल्टेड इन इंक्रीज इन द longevity of an individual. Next question is the use of contraceptive justified? रीजन दीजिए, जस्टिफाई करिए कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज है क्या वो ठीक है। तो यस, द यूज ऑफ contraceptives is absolutely justified. The human population is increasing tremendously, बहुत तेजी से बढ़ रही है ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। Therefore, to regulate the population growth by regulating reproduction has become a necessary demand in the present time. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो खाना भी कम पड़ेगा, रहने की जगह भी कम पड़ेगी, रिसोर्सेज भी कम पड़ेंगे। तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब होता है कि दोबारा उसको नॉर्मल उसमें ले आए हम, लिमिट में। और इसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन को अगर रेगुलेट करेंगे। तो ये एक डिमांड है हमारे प्रेजेंट टाइम की कि हम रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करके पॉपुलेशन ग्रोथ को भी रेगुलेट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं, विच हेल्प इन ब्रिंगिंग डाउन द इंक्रीजिंग बर्थ रेट एंड हेंस इन चेकिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इससे कि क्या हो जाएगा, बर्थ रेट कम होगा। देखो, अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर नहीं होगी तो बर्थ कहां से होगा, तो ऑब्वियसली बर्थ रेट कम हो जाएगा, बर्थ रेट क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, जो बढ़ रहा है बर्थ रेट वो कम हो जाएगा, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम क्या कर पाएंगे बेटा, रेगुलेट कर पाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ गोनेड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शन वाई। अगर गोनेड्स को ही हमने रिमूव कर दिया, मेल के अंदर टेस्टिस को रिमूव कर दिया, फीमेल के अंदर ओवरी को हमने रिमूव कर दिया, इसको हम कंसीडर नहीं करते कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कंट्रोल करना, ना कि बिल्कुल ही जड़ से खत्म कर देना। ऐसा क्यों? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी भी प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ डिवाइसेस, कुछ मेथड्स बनाए गए जिनको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। एंड टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ एसटीडीज देयर आर मेनी मेथड्स सच एज नेचुरल बैरियर, oral and surgical methods that prevent unwanted pregnancy। कुछ नेचुरल बैरियर है, बहुत सारे नेचुरल बैरियर मैंने आपको बताए थे, लैक्टेशनल एमोनेरिया, ठीक है। कुछ ओरल पिल्स भी होती हैं, सर्जिकल मेथड्स होते हैं जिसमें फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर देते हैं, वास डिफरेंस को कट एंड टाई कर देते हैं, उससे क्या होगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउएवर The complete removal of gonads cannot be a contraception option। गोनेड्स ही हट गए तो गेमेट्स बनेंगे ही नहीं, बनेंगे नहीं तो वो प्रेगनेंसी कभी होगी ही नहीं। जब वो चाहते भी होंगे तभी प्रेगनेंसी नहीं होगी, बिकॉज इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन हॉर्मोन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। गोनेड्स ही हट गए तो इनफर्टाइल हो जाएगा मेल और फीमेल, ठीक है। और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो गोनेड्स की वजह से सिक्रेट होते हैं, वो हार्मोन नहीं होंगे तो आपके दूसरे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग भी नहीं हो पाएगी। Therefore, only those contraceptive methods can be used that prevent the chances of fertilization rather than making the person infertile forever। तो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने चाहिए जो फर्टिलाइजेशन को चांसेस को रोके, ना कि उसको पूरी लाइफ के लिए इनफर्टाइल बना दे। Next question is amniocentesis for sex determination is banned in our country। Is this ban necessary? हमारी कंट्री के अंदर जो एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस है जिससे कि सेक्स भी डिटरमाइन किया जाता है वो बैन है। क्या ये बैन जरूरी है? इसके ऊपर कमेंट करना है। मैंने आपको बताया था बेटा, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्रीनेटल यानी कि बर्थ से पहले जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसकी डिसऑर्डर्स को डायग्नोस किया जाता है कि उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्रोमोसोम पैटर्न में तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टेक्निक को मिसयूज किया गया बच्चे के सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए कि मेल फीटस है या फीमेल फीटस है। अगर फीमेल फीटस मिला तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाएगा, इसको बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। इसलिए जरूरी है, अगर ऐसा रहा तो सिर्फ कंट्री में मेल बॉयज ही बॉयज होंगे, मेल ही मेल होंगे, फीमेल नहीं होगी। अगर फीमेल नहीं होगी तो कंट्री आगे कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है इस पे बैन लगाना। तो देखो आंसर, एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मतलब जन्म से पहले की ही एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो क्या करती है, बीमारी को डायग्नोस करती है। दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स। इसके दो काम है, सेक्स को डिटरमाइन करना और कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डेवलपिंग फीटस के अंदर उसको डायग्नोस करना। कैसे? उसके क्रोमोसोम के पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम ये क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। दिस मेथड वाज डेवलप्ड एज टू डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द फीटस। करेक्ट। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली दिस टेक्निक इज बीइंग मिसयूज्ड to detect the sex of the child before birth and the female fetus is then aborted. Thus, to prevent the increasing female feticides, it is necessary to ban the uses of amniocentesis technique for determining the sex of a child. Clear है बेटा? अब आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 9, suggest some methods to assist infertile couples। कुछ असिस्टेड टेक्निक्स बताई थी मैंने आपको, वही टेक्निक्स के बारे में पूछ रहे हैं कि इनफर्टाइल कपल्स को असिस्ट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं ताकि उनके भी बच्चे हो सके, तो वो मेथड्स बताइए। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी क्या होता है? इनफर्टिलिटी क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू प्रोड्यूस अ बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स।
भाई वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करें अनप्रोटेक्टिव, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फीमेल क्या कंसीव करना चाहती है लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं, उस इनएबिलिटी को बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इट माइट बी ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट इन ईदर मेल और फीमेल, मेल के अंदर भी हो सकती है एबनॉर्मेलिटी, फीमेल के अंदर भी हो सकती है, या दोनों के अंदर हो सकती है। तो हमारे पास कुछ टेक्निक है जिससे हम इनफर्टाइल कपल्स को असिस्ट कर सकते हैं। पहली है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। इन विट्रो का मतलब होता है लैब कंडीशन, यानी कि आउटसाइड द बॉडी, और इन विवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, यानी कि नेचुरल कंडीशन में। इसके अंदर क्या होता है, स्पर्म मीट द एग आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल, फिर जो जाइगोट बनता है उसको फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो बेबी इस मेथड से प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज। इसके बाद देखिए गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि गैमेट को फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। इट इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ गैमेट दैट इज ओवम फ्रॉम ए डोनर into the fallopian tube of the recipient female who is unable to produce egg। एक फीमेल एग नहीं प्रोड्यूस कर पा रही, दूसरी फीमेल से एग लिया और उसकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया, उसी को बोलते हैं GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब वो जो फीमेल है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, अब वो कंसीव कर पाएगी, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी है, वो राइट कंडीशन है कि वो एक एम्ब्रियो को डेवलप करवा सके अपने यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि एग के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करवा देना। इट इज अ मेथड ऑफ इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लेबोरेटरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ द सीमन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल की लैब कंडीशन में करवानी है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाम से ही पता चल गया होगा, जो मेल इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, इजेकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, या उसका स्पर्म काउंट लो है, उनमें ये मेथड अपनाया जाता है, और आर्टिफिशियली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सीमन को ट्रांसफर या फिर डिपोजिट कराया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग सीमन दैट इज स्पर्म from a healthy male donor into the vagina or uterus of recipient female. It is employed when the male partner is not able to inseminate the female or has low sperm count. Sperm का count जो है वो कम है, ठीक है। The next question is what are the measures one has to take to prevent from contracting STDs? कि STD से कैसे बचा जा सकता है, उसके methods बताइए, measures बताइए उसकी। तो STD होती क्या है, जो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर हो जाती है थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट। जो एडोलसेंट होते हैं, जो यंग अडल्ट होते हैं, वो हाइयर रिस्क पे होते हैं, ठीक है, कि उनको वो ज्यादा वल्नरेबल है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज के लिए, ससेप्टेबल है। इसीलिए एडोलसेंट्स में हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, रिगार्डिंग इट्स आफ्टर इफेक्ट्स कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी। अवेयर करेंगे, उसके इफेक्ट बताएंगे, उसके हार्मफुल इफेक्ट बताएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, एसटीडी से प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव्स सच एज कॉन्डोम्स, व्हाइल इंटरकोर्स कैन प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ दीज डिजीज, क्योंकि एसटीडीज जो फ्लूइड होता है मेल और फीमेल का, वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, और कॉन्डोम अगर यूज कर लेते हैं तो वो एक क्या है, बैरियर का काम करता है, जिससे कि फ्लूइड क्या कांटेक्ट में नहीं आता और एसटीडीज भी नहीं होती। ऑल्सो सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर शुड बी अवॉइडेड एज दे मे हैव सच डिजीज। अगर अननोन पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो बेटा उसको डिजीज भी तो हो सकती है, तो ये प्रिवेंट करना है। Specialist should be consulted immediately in case of doubt or as to assure early detection and cure of disease। तो स्पेशलिस्ट की सलाह लीजिए अगर आपको अर्ली सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, कोई डाउट है, ताकि वो अर्ली डिटेक्शन हो सके उसकी और उसको टाइम पे क्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स विद एक्सप्लेनेशन। पहला है अबॉर्शंस कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू।
अबॉर्शन लगातार होते रहते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई अंदर प्रॉब्लम है, तो कंसीविंग नहीं हो पाएगी, बार बार क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, बार बार करा सकते हैं। अबॉर्शन जो है, अबॉर्शन होता है जो हम विलिंगली कराते हैं, वॉलंटरी कराते हैं, तो लगातार हो सकता है। सो दिस इज ट्रू। सेकेंड इज infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always due to abnormality defect in female partner। गलत, मेल पार्टनर के अंदर भी एबनॉर्मेलिटी या डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्या वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा हो, स्पर्म काउंट कम हो, इरेक्टेबिलिटी नहीं हो पेनिस की। थर्ड इज कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल, कंप्लीट लैक्टेशन इज गलत, कंप्लीट लैक्टेशन इज रॉन्ग। लैक्टेशन पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, बच्चा 2 साल भी फीड कर सकता है, कंप्लीट नहीं। डिलीवरी के 6 महीने तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उस टाइम तक आपका जो लैक्टेशन पीरियड रहता है, सिर्फ वही नेचुरल मेथड है कंट्रासेप्शन का। यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, 2 से 3 साल। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होता है। कंप्लीट लैक्टेशन या फिर इसको मेडिकल टर्म है लैक्टेशनल एमेनेरिया इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज लिमिटेड टिल लैक्टेशन पीरियड विच कंटिन्यूज टिल 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। क्योंकि पार्चुरेशन के 6 महीने तक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो एग नहीं आएगा, एग नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इज एन इफेक्टिव मेथड टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। सही बात है, अगर हम लोगों को सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट से के लिए अवेयर करेंगे तो प्रोडक्टिव हेल्थ क्या है लोगों की, अच्छी होगी, इंप्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, कहीं ना कहीं ये रॉन्ग है, इनको क्या करना है, करेक्ट करना है। क्या करना है इनको, करेक्ट। पहली है, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट फॉर्मेशन। ऐसा तो नहीं है, गैमेट तो बनेगा, गैमेट तो बनेगा, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल नहीं, कुछ ऐसे होती है नॉन क्योरेबल, जैसे कि एड्स, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी। ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग रूरल के नहीं, अंदर नहीं, अर्बन वुमेन के अंदर। पिल्स क्या है बेटा, एक वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस नहीं, अगर वो 8 ब्लास्टोमिया स्टेज पे है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर करेंगे, 8 से ज्यादा है तो यूट्रस के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे क्या थी इसकी करेक्शन, देखो देखो, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट द फ्लो ऑफ गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन ही फ्लो ऑफ गैमेट। सम ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर क्योरेबल, लेकिन जैसे एड्स है वो अभी भी एक ऐसी बीमारी है जो इनक्योरेबल है। करेक्ट। ओरल पिल्स है वो अर्बन वुमेन के अंदर क्या है, पॉपुलर है। देखो 8 सेल स्टेज पे हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में, और 8 से ज्यादा है तो ट्रांसफर कर सकते हैं यूट्रस के अंदर। तो ये क्या होगी बेटा, इनकी करेक्शन। तो ये थे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, चीजें समझ आ गई होंगी। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।